नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात होगी। अब 10 मिनट का कोई स्टेरॉइड्स वाला वीडियो तो है नहीं, आखिर देश की बात है, इसलिए वीडियो लंबा होगा। और हाँ, मुझे 10 जनपद से कोई पेमेंट आती नहीं है, इसलिए मेरे पास जबरदस्त एडिटिंग टीम नहीं है, इसलिए वीडियो थोड़ा सिंपल सा रहेगा। जब मेरा जन्म हुआ 1988 में, तब तक देश 47 का पार्टीशन देख चुका था। नेहरू जी का चाइनीज और पाकिस्तानियों को जमीन गिफ्ट कर देना देश की अस्मिता पर प्रहार हो चुका था। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की रहस्यमय मौत हो चुकी थी, जिसकी कभी कोई जांच हुई ही नहीं। पीएम के अलावा हमारे महान साइंटिस्ट, जिनकी मदद से देश बहुत पहले एटॉमिक ताकत बन सकता था, उनकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। ये सब देश झेल चुका था। खैर, फिर आया इंदिरा जी का दौर। कांग्रेस ने नारा दिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उस वक्त ही हमारे देश के लोगों को समझ जाना चाहिए था कि आगे इमरजेंसी का दौर देखना पड़ेगा। जब लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, सारे संस्थान ध्वस्त कर दिए गए। 84 में गोल्डन टेम्पल पर हमला हुआ और उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर सिखों का जेनोसाइड। शाह बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बदलना हो या इंदिरा के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का चुनावों को रद्द करने के बाद कांग्रेस का इमरजेंसी लगाना हो, सब कुछ देश झेल चुका था। फिर आया नरसिम्हा राव जी का दौर, यानी 90 का दौर। समझा गया कि मनमोहन सिंह जी, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट, डूबती इकोनॉमी को उभार लेंगे। लाइसेंस राज खत्म किया गया, विदेशी कंपनीज को इंडिया में आने दिया गया। इसको इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन कहा गया। अच्छा स्टेप था और जरूरी भी था देश के लिए, पर यह धीरे धीरे कांग्रेसियों की जेब भरने का एक साधन बना। लिबरलाइजेशन के नाम पर पीएमएनआरएफ का फंड कांग्रेस की राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया जाने लगा, ये कहते हुए कि विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर देश भर में फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी। जो विदेशी कंपनीज नेताओं की जेब भर देती थी, उनके लिए दरवाजे खुले होते थे। एग्जाम्पल, फार्मा कंपनीज से इंडिया की मेडिसिन उत्पाद करने वाली कंपनियों पर ताला लगा दिया गया। कोल्ड ड्रिंक्स ने बहुत धूम मचाई, देसी घी वनस्पति बन गया, तेल मसाला सब विदेशी, यहां तक कि अंडरवेयर भी अब विदेशी कंपनी का था। करप्शन का लेवल बढ़ता जा रहा था। शायद नरसिम्हा राव जी इससे ही चिंतित थे और देश के पक्ष में सोचते थे। ये बात पिद्दियों की राजमाता को पसंद नहीं था, इसलिए राव जी की डेथ के बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर में घुसने नहीं दिया गया। जब मैं 10-12 साल का हुआ तो हमें सब कुछ देख चुके थे। मुंबई की मिल्स में ताला लग चुका था, लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। मुंबई में इंडिया का सबसे बड़ा स्लम पैदा हो रहा था। यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी बीमारू स्टेट्स में गिने जा रहे थे। राशन की कालाबाजारी से लेकर बड़े बड़े स्कैम्स न्यूज की हेडलाइंस बन रहे थे। पर हाँ, पिद्दी मीडिया तब भी एक परिवार के चरण चटाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। हमने बचपन से ही सीखा कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अपने माँ बाप की तरह मिडिल क्लास चौल तक ही सीमित रह जाओगे। उन परिवार के सदस्यों का एग्जाम्पल दिया जाता था जो विदेश जा चुके थे, क्योंकि इस देश में कुछ अच्छा नहीं होगा, ये एक धारणा बन चुकी थी। जब तक मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में आया, तब अटल जी की सरकार सत्ता में आई। देश को एक विजनरी पीएम मिला। यकीन मानिए, एक्सप्रेस वे हो या मेट्रो या फिर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना हो, ये सब अटल जी का ही विजन था, जिसे आज मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। समय बदल रहा था, देश में एमएनसी अपना कारोबार ला रही थी। तब तक एक उम्मीद जागी कि अब हमें भी अच्छी नौकरी मिलेगी। यही सोचते हुए मैंने इंजीनियरिंग करने की सोची। इंजीनियर बन भी गया। तब जब इंजीनियरिंग का 4th ईयर था, देश में कांग्रेस के लंबे लंबे स्कैम्स की चर्चा आने लगी। लोग तो इनके फिगर्स और नंबर ऑफ जीरोस देखकर हैरान थे।
ऐसा कोई फील्ड नहीं था जिसमें राजमाता, उनके खानदान और पूरी कांग्रेस ने स्कैम ना किया हो। यहां घर वाले स्कैम स्कैम चिल्ला रहे थे और मैं आईटी फील्ड में घुस गया। भाई साहब, आटा दाल का भाव तो तब पता चला जब 2013 में इन्फ्लेशन 10 के ऊपर था। समझ आया क्यों मेरे मित्र देश को छोड़कर यूएस जाने की कामना रखते हैं। अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा पैसा, लेस करप्शन, जो कि कांग्रेस की सरकार की में उम्मीद नहीं की जा सकती थी। पर मुझे उम्मीद थी इस देश में चीजें बदलेंगी, पर मुझे उम्मीद थी कि ये चीजें बदलनी ही होंगी। और फिर आया 2014, जब देश में कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका। कट टू 2014। इंडिया में जो एनआरआई इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, वो इंडिया को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मान चुके थे। मोदी की लोकप्रियता दुनिया समझ रही थी। मोदी के डेवलपमेंट प्लान्स के लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बड़ी बड़ी कंपनीज तैयार हो रही थी। हाँ, इंडिया से कई लोग आज भी विदेश जा रहे हैं, पर यह कोई आज की न्यूज नहीं है। भले ही फिर द प्रिंट इसे आज की कहानी बताए, क्योंकि ये पिछले 2 दशकों से होता आया है और मोदी सरकार को बने सिर्फ 7 साल हुए हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर के इम्पैक्ट से देश की आर्थिक अवस्था बिगड़ी और फिर कोरोना जैसी महामारी का इम्पैक्ट इसे और ले डूबा। पर दुनिया के कंपैरिजन में इंडिया की अब भी स्थिति काफी अच्छी थी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फ्री राशन और स्वास्थ्य सेवा पूरी दुनिया में किसी और देश में नहीं थी। पर पिद्दी मीडिया ये बता रहा है, देखो जीडीपी नेगेटिव में है। ये नहीं कि कोरोना काल में सभी देशों की जीडीपी की ऐसी तैसी हुई है। देश में एक संकट के बाद दूसरा संकट आ रहा था, पर मोदी जी के नेतृत्व में देश हर संकट से जमकर निपट रहा है। इस बीच रिपोर्ट आई कि इंडियन बिलियनर्स की इनकम 35% बढ़ गई, पर यह नहीं बताया गया कि उन्हें भी लॉस हुआ। लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज और कंटिन्यूड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से उन लोगों ने कई लोगों के घर चलाए, उनके घर में खाने पीने की व्यवस्था की। ये पूंजीपतियों की ही हैं जिन्हें पिद्दी डेली कोसते हैं, और यही पूंजीपति देश को फ्री ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। रही बात पिद्दियों की इटालियन माता की, तो दामाद जी के पास 1700 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पर मजाल है एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी डोनेट किया हो। ये काम तो सिर्फ अंबानी अडानी का है। आफ्टर ऑल उनने ही तो देश के लोगों का ठेका ले रखा है। पहली बार देश के किसान को सबसे ज्यादा सब्सिडी मिली, डायरेक्ट अकाउंट में सब्सिडी आई। पहली बार सस्ता नीम कोटेड यूरिया मिला। पहली बार देश के किसान के खाते में सालाना 6000 दिया गया, जो इस महामारी में भी नहीं रोका गया। 5 साल में बम्पर प्रोडक्शन की गई और इसकी स्टडी इंटरनेशनल मीडिया में हो रही है। हाँ, ये भी सच है कि इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी है जिसके हिसाब से इंडिया में गरीबों की संख्या बढ़ी है, पर इसका कारण सिर्फ लॉकडाउन था। जहां इंडिया ने 2014 से 2019 के बीच में पॉवर्टी कम हुई है, वहां वुहान वायरस के आने के बाद इंडिया की जीडीपी पे इंपैक्ट हुआ। लॉकडाउन से लोगों की जान बचाना जरूरी था, पर इसका इंपैक्ट इंडस्ट्रीज के बंद होने से हुआ और जॉबलेसनेस बढ़ी है। मूल्यता पैंडेमिक का दोष पिद्दी गैंग जितना भी मोदी पर डाले, सच लोग समझते हैं। जिस देश को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए लाना जाता है, वो आज भी अपने इन सिद्धांतों पे खड़ा है, क्योंकि पिछले 7 साल में देश में कोई बड़ा राइट नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना सिवाय पुलवामा जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, ऐसी कोई और शहर में घटना नहीं हुई है। वो दौर गया जब देश के हर शहर में बॉम्ब फटते थे और कांग्रेसी सरकार पाकिस्तानियों के साथ लव लेटर्स शेयर करती थी। जिस इंटरनेशनल मीडिया को मोदी की लोकप्रियता झांझम नहीं हो रही है, वो फ्लॉड डेमोक्रेसी, एट्रोसिटी ऐसे शब्द लिख रहे हैं। और यहाँ वही बीजेपी स्टेट्स के बाद स्टेट्स जीतती जा रही है। बिहार के बाद बंगाल में 7 से 70 तक का फासला तय किया गया। पप्पू गैंग का नाम ही खत्म हो गया है। और क्योंकि लोग पप्पू गैंग को नहीं चुनना चाहते हैं,
नहीं देखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी फ्लॉड हो गई है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। जो प्रेस पहले कैबिनेट डिसाइड करता था, वो प्रेस अब अपनी ही कबर खोद चुका है। बस तभी तो इंडिया प्रेस रैंकिंग में नीचे हो गया है। बताओ, इतनी फ्रीडम तो होनी ही चाहिए ना कि 4 पत्रकार तय करें कि देश में किस नेता को कौन सा कैबिनेट मिलेगा। जो जुडिशरी को हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाले कार्टूनिस्ट कॉमेडियन पर एक्शन नहीं लेने का प्रेशर डाला जाता था, वो अब पूरी स्वतंत्रता से उन कॉमेडियंस की बजा रहा है। कोर्ट रूम लॉबिंग खत्म हो गई है। बड़े मुद्दे जैसे राम मंदिर पर फैसला दिया गया है, वो बात अलग है कि कोर्ट के इन फैसलों के बाद पिद्दी गैंग जुडिशरी पे ही सवाल उठाता रहता है, पर कोई बड़ी बात नहीं है। कोर्ट अपना काम करता रहेगा। हम 7 साल में ऐसे कैसे हुए? राष्ट्रवाद की समझ से, और राष्ट्र प्रथम है इस सोच से, जिसे कुछ गुलाम पिद्दी राष्ट्रवाद की अफीम भी कहते हैं। मोदी के 7 साल में देश फ्रेजाइल 5 कंट्री से बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बना। सैमसंग से लेकर एप्पल तक सब इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। PLI स्कीम्स के चलते अब कई कंपनीज चाइना छोड़कर इंडिया में अपना कारोबार डालना चाहती हैं। ग्लोबल रेस में इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा, ये इस बात से मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। अब आप कहोगे इंडिया की पर कैपिटा GDP तो बांग्लादेश से भी कम है, तो गुलामों ये भी तो जान लो, बांग्लादेश की GDP 50 बिलियन है और पॉपुलेशन यूपी से भी कम है। वैसे जिसे लगता है बांग्लादेश की GDP ज्यादा अच्छी है, उन्हें तुरंत बांग्लादेश प्रस्थान कर लेना चाहिए। और मैं तो इस चीज को सोच के हैरान हूं कि बांग्लादेशी इंडिया में क्या कर रहे हैं। 2014 में बीजेपी की जीत निश्चित थी। एक तो कांग्रेस के स्कैम्स बाहर आ रहे थे, और मुद्दे जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, डेवलपमेंट जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर बीजेपी अच्छे से काम कर रही थी। दूसरा, लोग मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति से तंग आ गए थे। उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो ना हिंदुओं का अपीजमेंट करे और ना मुस्लिम की। ऐसी सरकार जो सिर्फ डेवलपमेंट में ही बात करे। कांग्रेस आज भी मुस्लिम अपीजमेंट और मुसलमानों को बीजेपी से डरना चाहिए वाली राजनीति कर रही है, इसीलिए सत्ता से बाहर है। एग्जाम्पल, कुंभ सुपर स्प्रेडर बन गया है। ईद लेकिन एक अच्छी गैदरिंग है, ब्रदरहुड है। हिंदू आतंकवाद है, हिंदू इंटॉलरेंट है। ये सब हिंदुओं को विपक्षी पार्टियों से दूर करते गया। समझ आई तो कभी कुर्ते के ऊपर जनेऊ आ गया, तो कोई साधु संतों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। जो ढीठ है वो अभी भी अपीजमेंट में लगे हुए हैं। बीजेपी अपने विकास कामों में लग गई है। एक्सप्रेस वे हो, क्वाड्रिलेटरल रेल डेडिकेटेड नेटवर्क हो, आवास योजना से घर हो, आयुष्मान भारत से गरीबों को फ्री इलाज हो, वगैरह वगैरह। मेक इन इंडिया के तहत अंडर डिफेंस इक्विपमेंट तैयार हो रहे हैं। रेलवे की हाई स्पीड ट्रेन तैयार हुई हैं, न्यूली डिजाइंड कोचेस तैयार हुए हैं, जो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं विदेशों को भी दिया जा रहा है। देश की जनता को यह सब दिखता है। गुलामों की आंखों पर मोदी हेट्रेड का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए उन्हें ये चीजें नहीं दिखती। इसके अलावा पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है, जो कि गुलामों और पिद्दियों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 370 हटने से कश्मीर अब देश के कानून से चलेगा। वहां भी दलितों को रिजर्वेशन मिलेगा। अब प्रधानमंत्री आतंकियों के साथ बैठ के डिनर नहीं करते, बस पिद्दियों के दिल पर वार हो गया है, जो पाकिस्तान के लिए धड़कता था। बांग्लादेश से आए इलीगल इमिग्रेंट्स को भले ही पिद्दी गैंग अपने घर ना रखे, पर हाँ, देश में रखने की वकालत जरूर करते रहेंगे। इनका क्या है, राजमाता जो माल दबाया हुआ है उसका एक हिस्सा इनकी जेब भर देती है। बर्डन तो इन इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्यास का गरीब मिडिल क्लास उठाता है, टैक्स पे करके। खैर, अब बिना CAA के ही हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन और क्रिश्चियंस को नागरिकता मिलने जा रही है। बाकी लोगों को कागज तो दिखाना ही होगा। जो सालों से इस देश में है, उनको कागज दिखाने में कोई डर नहीं है। बस डर का माहौल पैदा किया जा रहा है।
कि मोदी मुसलमानों की नागरिकता छीन लेंगे। जो समझदार मुसलमान है वो समझ गए हैं, बाकी पंचर बनाओ। तो डेवलपमेंट और राष्ट्र के लोकतंत्र को मजबूत करने के कारण मोदी सरकार 2019 में फिर सत्ता में आई और 2024 में भी फिर से आएगी। दरअसल देश के लोगों को देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा, जिसे कुछ लोग हाइपर नेशनलिज्म भी कहते हैं, कहने दो, दर्द हुआ है उन्हें। ये नेशनलिज्म और कांग्रेस के खिलाड़ियों का गाली देना सबसे बड़ा कारण बनता है कि मोदी सरकार फिर से 2024 में आएगी और ये जो राष्ट्रवाद का नशा है वही देश को आगे ले जा सकता है। अमेरिका, जापान इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है। ये नशा क्या है जानने के लिए बॉर्डर पे खड़े जवान से पूछो, उन पिद्दी गुलामों से नहीं जो घर में कॉकरोच से भी डर कर मोदी पर ब्लेम डाल देते हैं। ये राष्ट्रवाद देश में डेवलपमेंट की नींव रखने में कामयाब रहा है। सही जलती है नसीरुद्दीन शाह जैसों की। कल तक जब तक इनका अपीजमेंट हो रहा था तब इस देश में सब कुछ अच्छा था। आज अपीजमेंट बंद हो गया है तो देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। कश्मीर और मुस्लिम मेजॉरिटी वाले केरला में इन्हें शरिया लॉ लाना है, पर जहां पर हिंदू मेजॉरिटी है वहां इन्हें सेकुलरिज्म याद आने लगता है। अब इनकी अपीजमेंट वाली सरकार नहीं बन रही है तो ये देश के लोग को ही गाली देने लगे हैं जो मतलब देश का वोटर है। लोगों को अपना नेता चुनना आता है। हाँ भाई, बस पप्पू के स्कैम वाले खानदान में ही इन्हें खुदा नजर आ जाता है। और जब इस प्रपंच में हार जाओ तो काफिरों को मारने की दुहाई देने वाली शेरोज को हीरो बना दो। जो हिंदुत्व को गाली दे उन स्टूडेंट्स को आगे कर दो। झूठ फैलाओ कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। किसानों में झूठ फैलाओ कि तुम्हारी जमीन छीन ली जाएगी। और फिर दिल्ली में सीए के दंगे करने के 26 जनवरी जैसे दंगे हो, घर बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए ये लोग एंजॉय करते हैं। मारा जाएगा आम नागरिक। समझ ये नहीं आता कि मोदी फेसिस्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक है, हिटलर है, फिर भी पिद्दी गैंग दिन रात गाली दे रहा है। फिर भी तथाकथित किसान जमे बैठे हुए हैं, फिर भी पत्रकार झूठ फैला रहे हैं और फिर भी शाहीन बाग में कुदरती बिरयानी बट रही है। हिटलर भी सोच रहा होगा कि मोदी जी उसका नाम और फेसिज्म का नाम खराब कर रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन से देश में चल रही पैरेलल ब्लैक मनी इकोनॉमी पर प्रहार हुआ। अब जिनके पास कैश अथवा काला धन था वो उनको तो प्रॉब्लम हुई, जिनके पास नहीं था उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। इसलिए डिमोनेटाइजेशन के बाद बीजेपी यूपी का चुनाव जीती। और अगर अर्थव्यवस्था खराब होती तो डिमोनेटाइजेशन से तो देश के लोग बेवकूफ नहीं है कि 2019 में फिर से इसी सरकार को चुनते हैं। पर हाँ, जिनके घर में कैश था इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी वो आज भी रो रहे हैं। रोने दो, दर्द हुआ है बेचारों को। फिर जीएसटी, जहां पूरे देश में एक टैक्स की बात हुई, कई सामान खास करके खाने पीने की चीजें सस्ती हुई, पर पिद्दियों ने इस पर भी रोना शुरू कर दिया क्योंकि अब टैक्स चुकाना पड़ रहा है, आसानी से चोरी नहीं कर पा रहे हैं। फिर वही बात, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट होता तो देश का सबसे ज्यादा मर्चेंट गुजरात में है, वहां बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीतती। बिजनेसमैन एक टैक्स से खुश है, कॉमन मैन पर भी इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, इसीलिए तो मोदी को मैंडेट दिया। दरअसल प्रीमियम चीजें, हाईफाई चीजें जैसे महंगे मोबाइल, टीवी सेट, महंगा 5 सितारा होटल वगैरह वगैरह, इस पे टैक्स बढ़ा तो द सो कॉल्ड इलाइट क्लास रो रहा है। कॉमन आदमी इन सब से दूर है, उसकी डेली की जरूरत की चीजें सस्ती हुई हैं तो वो खुश है। फिर सीए और एनआरसी लाया जिसमें पड़ोसी मुल्कों से आए माइनॉरिटी माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप स्पीड अप करने की बात हुई। आज जो ख्वाब देख के बैठे थे कि 30% तो हो गए हैं, एक दिन पड़ोसी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भी मिला लेंगे और मुस्लिम मेजॉरिटी बना देंगे, उनका डंडा हो गया है। तो क्या था, भले ही सीए का फुल फॉर्म पता हो ना हो,
मौलाना साहब ने बोला है प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट करने निकल गए। पीसफुल प्रोटेस्ट था भैया, बहुत पीसफुल था। इतना पीसफुल कि हिंदुत्व की कब्र खोदने से लेकर नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात होने लगी। पर दिल्ली दंगों ने सारी रियलिटीज एक्सपोज कर दी। फिर देश के ऊपर एक सबसे बड़ा संकट आया, जी हाँ, कोरोना वायरस। पहली प्राथमिकता थी कि हिंदुस्तानी विदेशियों में जो फंसे हुए हैं उन्हें वहां से इंडिया वापस लाया जाए। दूसरी प्राथमिकता थी कि किसी भी हाल में संक्रमण को रोकना ही होगा, इसलिए जिस देश में पीपीई किट्स और वेंटिलेटर्स की कमी हो वहां इमीडिएट लॉकडाउन लगाना जरूरी था। पर झंडू गैंग को इसमें भी दिक्कत है। झूठ फैलाया जाता है कि सरकार ने नहीं सोचा लोग खाएंगे क्या, जबकि हम सब जानते हैं कि एसेंशियल फूड आइटम्स में कोई कमी नहीं रखी गई। गरीबों को मुफ्त राशन और फ्री सिलेंडर रिफिल भी दिया गया। लॉकडाउन नहीं लगता तो देश में त्राही त्राही मच गई होती। इस बीच सरकार ने किसान बिल लाया, तथाकथित बड़ी गाड़ी वाले अड़थियों की लंका लग गई। तो फिर झूठ फैलाया गया कि सरकार किसानों की जमीन अंबानी अडानी को बेच देगी। जो किसान समझदार था वो तो सालों से इसका इंतजार कर रहा था। पहले ही एनडीटीवी, कांग्रेस, आप, टीएमसी सब ने बिल पर यू टर्न ले लिया हो। किसान बीजेपी के साथ खड़ा है और बिहार इलेक्शन में किसानों ने आरजेडी को मजा चखाया। जब तथाकथित किसान कोरोना गांव-गांव तक फैला रहे हैं, मोदी जी इन्हीं किसानों के डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं। अब किसान अपनी पैदावार सीधे एफसीआई को बेचता है और उसका मूल्य उसके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा। बस आढ़तियों की लंका लगाने के लिए इतना ही काफी था। अब तो प्रोटेस्ट साइट गंजेड़ी, नशेड़ियों और रेपिस्टों से भर चुका है। अपने कई वायदों पर सरकार अटल खड़ी है। विकास, करप्शन फ्री मतलब कांग्रेस फ्री, इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट अप करना। पर इस बीच आया देश का सबसे बड़ा खतरा, कोरोना की सेकेंड वेव, जिसमें मीडिया से लेकर सबने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी के सीएम जिम्मेदार, और जहां नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहां उन सारे हालातों के लिए मोदी जी जिम्मेदार। महाराष्ट्र और दिल्ली के सीएम बेस्ट सीएम घोषित कर दिए गए। कोरोना से मृत्यु तो सिर्फ बीजेपी रूल्स बिहार और यूपी में हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी का रोना रोया गया और वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक में सारे कोरोना पेशेंट्स के ट्रीटमेंट हो रहे हैं। ऑक्सीजन खुद नहीं मैनेज कर पाए, ब्लेम मोदी जी पर डाल दिया। समझने वाली बात समझ आई जिसको, उसने एबीपी न्यूज के सर्वे में बता दिया कि मोदी मुझे का मैनेजमेंट बहुत सही है। दिल्ली में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी मोदी जी के वजह से थी, पर हाँ 600 सिलेंडर घर में छुपा कर रखना होर्डिंग नहीं होता है। लाशों की राजनीति भी जरूरी थी। गंगा में बहती हुई लाशों को कोरोना संकट से जोड़ा गया, पर 2015 की तस्वीरों ने इसकी असलियत बयां कर दी। खैर ये सब तो टूल किट का हिस्सा है, तो पिंडी झंडू गैंग फर्ज ही निभा रहा है। ये सरकार इतने बड़े देश और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज भी कर रही है, इसका भी हमें श्रेय देना चाहिए इस सरकार को। सरकार भी जानती है कुछ चूक हुई है जिससे लोग नाराज हैं, पर गलती सुधारने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। वरना जनता तो जनार्दन है, जो 70 साल पुरानी पार्टी को जमीन पर पटक सकती है, वो 7 साल वाली को क्या बुरा हाल करेगी, सोच लीजिए। अब हाँ, कुछ साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग भी हैं जो अनारगल बातें कर देते हैं, पर किसी को क्या प्रॉब्लम है अगर साध्वी प्रज्ञा गौमूत्र पीती हैं। तुम भी तो बकरे के टट्टे खाते हो। रही बात बाबा रामदेव की, तो दिक्कत आईएमए को इस बात से है कि बाबा एक हिंदू हैं, हिंदू भगवा पहनकर दवाइयों बना रहा है और रोग ठीक कर रहा है। अभी बाबा सूट बूट टाई पहनकर अपने प्रोडक्ट्स बेचें तो आईएमए भी खुश हो जाएगी। जो भी हो, बाबा के ट्रीटमेंट में कभी किसी की किडनी चोरी नहीं हुई है और कभी किसी से लाखों नहीं वसूले गए। कहीं इंजेक्शन की कालाबाजारी नहीं की है बाबा ने। पर क्या है कि जीसस कोरोना कम कर देंगे, योगा और आयुर्वेद नहीं कर सकता।
और 1 साल के अंदर देश में 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चर की गई हैं। DRDO की मेडिसिन भी कारगर साबित हो रही है। बस यही परेशानी वेस्टर्न मीडिया के गले नहीं उतर रही। तो लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखकर हिंदुस्तान के खिलाफ और पिद्दी गैंग को बोलो कि प्रमोट करें, तो ये सब तो टूल किट का हिस्सा है। आपको पता ही है 22 करोड़ लोगों को पहली डोज लग गई है, तब जब देश में वैक्सीन को लेकर झूठा प्रचार किया गया। फास्टेस्ट एवर वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ है। स्पुतनिक और कई सारी कंपनियों की वैक्सीन आने वाली हैं और दिसंबर तक मेजर पॉपुलेशन वैक्सीनेशन हो जाएगा। पर क्या करें, राजमाता के फेंके हुए बिस्कुट का कर्ज चुकाना है तो वैक्सीन को लेकर भी झूठ ही बोला जा रहा है। अब बात करते हैं इंडिया का फ्यूचर आप कैसे संवार सकते हैं। तो ये हैं 8 सिंपल स्टेप्स। पहले तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, देश फुल्ली डेमोक्रेटिक है, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अगर होता तो दिल्ली में आम आदमी की पार्टी नहीं बनती और बंगाल में टीएमसी नहीं जीतती। आपके सवाल पूछने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। दिन रात सवाल करने वाले ही बैठकर यह बोलते हैं कि उन्हें सवाल करने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल इनका प्रोपेगेंडा नहीं फैलाने दिया जा रहा है, तो इनके लिए लोकतंत्र खतरे में है। कोरोना महामारी के बाद आर्थिक महामारी का संकट भी देश में है, पर यह शॉर्ट टर्म रहेगा, इसे मैं नहीं IHS की रिपोर्ट कह रही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नवंबर दिसंबर तक बिग FDI इनफ्लो भी प्रेडिक्ट किया गया है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी महामारी के बाद देश पर आर्थिक तौर पर कुछ उलट पुलट तो स्वाभाविक है। जो नफरत की अफीम टूल किट से सप्लाई की जा रही है उसको ध्वस्त करना होगा। जैसे नो टू ड्रग्स कहते हैं ना, वैसे नो टू हेट अगेंस्ट हिंदू कल्चर कहना होगा, नो टू टूल किट कहना होगा। ऑपोजिशन के प्रोपेगेंडा से बाहर आना पड़ेगा। इनको सिर्फ सत्ता की भूख है। एक बार सत्ता में आ गए फिर वही अपीसमेंट, वही किसानों का पैसा आढ़तियों को, वही 370 वापस, राम मंदिर की जगह मस्जिद, हज पर 500 करोड़ की सब्सिडी, एक परिवार के अलावा कोई और किसी की कोई औकात नहीं। गरीबों का घर विदेशियों को पुअर एंड हंग्री इंडियंस दिखाने के लिए यूज किया जाएगा। बहुत लंबी लिस्ट है। हमारे इंस्टीट्यूशंस जैसे EC, CBI, ED, RBI पर विश्वास रखिए। किसी ने 5 करोड़ की चोरी की है तो उस पर रेड इसलिए हुई है क्योंकि उसने चोरी की है, ना कि क्योंकि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है। ऐसे कई बीजेपी कैंडिडेट्स हैं जिन पर मुकदमा चल रहा है। मोदी पर राफेल में करप्शन के चार्जेस लगे, जिस पर कोर्ट ने भी अपने फैसला सुना दिया है। तो 7 साल में करप्शन कम हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स से कितना फंड्स मिला ये सिर्फ सरकार नहीं जानती। अगर कोर्ट में अर्जी डाली जाए तो बैंक्स को कोर्ट को पूरा स्टेटमेंट सबमिट करना होगा। तो इस झूठ से भी बचो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से करप्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखो, वो अपना काम सही से कर रही है। अब किसी यूट्यूबर के कहने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्याय देने लगे तो हो गया देश का बेड़ा गर्क। क्योंकि ये बात तो छिपी नहीं है कि ओवर टैलेंटेड जीनियस यूट्यूबर्स डबल स्टैंडर्ड्स की पोटली लेकर घूमते हैं। आए दिन जब खबर आती है कि देश के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, आने से UAPA सेडिशन के चार्जेस में अंदर जा रहे हैं वो लोग। बस यही होते रहना चाहिए। ये उनके लिए सबक है जो सोचते थे कुछ भी कह देंगे और बच निकलेंगे। देश का फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत है और मजबूत ही रहेगा। इसलिए छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और भी कई जगह बीजेपी के अलावा भी सरकारें हैं। और हाँ, सोच समझकर वोट करना होगा, जैसे अमेठी की जनता ने किया है और नंदीग्राम में ममता के साथ जो हुआ है। वसूली से लेकर स्कैम वालों को घर पर बैठाना होगा। पिद्दी मीडिया और पिद्दी यूट्यूबर्स को अलविदा कहना होगा। फैक्ट चेकिंग के नाम पर झूठ फैलाने वाले पंचर पुत्र और सोनिया गांधी से पास्ता की रेसिपी डिस्कस करने वालों के झूठ को एक्सपोज करते रहना होगा। अर्बन नक्सल मीडिया को देखना बंद करो।
मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि तू ऐसी बातें करता है जैसे देश में सब चंगा सी। नहीं, सब चंगा नहीं है। मैंने भी अपने रिश्तेदारों को खोया है। मैं खुद अपना ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराता हूँ, जहाँ कभी दवाइयाँ नहीं होती हैं तो कभी कुछ ना कुछ समस्या रहती है। पर मैंने 7 सालों में देश को बदलते देखा है। उस सिक्योरिटी गार्ड के आंखों में खुशी के आंसू देखे हैं, जिसे आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 1.25 लाख रुपए सरकार से मिले हैं। कोविड में गरीबों को फ्री राशन लेते देखा है। डेवलपिंग नेशंस की वजह से हमने बहुत कुछ खोया है, ये एक सत्य है और इसको मानना भी पड़ेगा। पर एक बहुत बड़े प्रजातंत्र को संभालना भी है। आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद करनी ही होगी। बस यही ताकत मुझे खुशी देती है और मैं जानता हूं हम सब मिलकर अपना सुनहरा हिंदुस्तान बनाएंगे। कोई पिद्दी गैंग जितनी भी कोशिश कर ले, सोरोस के पैसे पर उछल ले, हम 70 साल से इस समय का इंतजार कर रहे थे और वो समय आ गया है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।